हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर 12 है और पूरी वीडियो सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में मिलेगी, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा दूँ जो आपसे पूछे जा चुके हैं आईएएस एग्जाम में। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि गिवन यूटिलिटी फंक्शन एंड बजट कंस्ट्रेंट डिराइव इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। एक और क्वेश्चन में दिखाता हूँ जो 2014 में दिया गया है। यहाँ देखिए, देन आर यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं आपको, तो अच्छा होगा कि आप इसे अच्छे से समझ लें ताकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बच जाए, क्योंकि अब ये क्वेश्चन कभी कभी 8, 10, 15, 18 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो इसे छोड़ना ठीक नहीं है और ये उतना मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए इसे समझते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो हम जानते हैं कि यूटिलिटी फंक्शन जो होता है, यूटिलिटी फंक्शन होता है, वो फंक्शन होता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स का। यानी अगर टू गुड्स है, गुड एक्स एंड गुड वाई, अगर टू गुड्स केस है तो यूटिलिटी जो है, कंज्यूमर्स की यूटिलिटी है, वो गुड एक्स और गुड वाई के क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक। अब आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा होगा, आपने डिमांड, जब आप इसे डिमांड फंक्शन डिराइव करते हैं तो आप पाते हैं क्या कि जो गुड एक्स है, यानी एक्स का जो डिमांड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ, इस तरह एक्स ही मैं लिखता हूँ, ये फंक्शनल नोटेशन समझिएगा इस एक्स को। तो ये जो डिमांड है एक्स का, वो डिपेंड करता है एक्स के प्राइस पर, यानी कि पी एक्स पर, जो कि प्राइस ऑफ एक्स है, और कंज्यूमर का जो इनकम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक। और उसी तरह गुड वाई का जो डिमांड है वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ गुड वाई पर और इनकम ऑफ कंज्यूमर पे। ठीक। जो कंज्यूमर का इनकम है उस पर डिपेंड करता है और प्राइस ऑफ गुड वाई पर, तो उसके रिस्पेक्टिव प्राइस और इनकम पे डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का डिमांड। और ज़रूरी नहीं है कि रिस्पेक्टिव प्राइस ही हो, सिर्फ अपना प्राइस ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो डिमांड है वो डिपेंड करता हो प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड इनकम पे। ठीक। तो यहाँ भी वही होगा, प्राइस ऑफ गुड एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पर भी और इनकम पर भी। तो ये भी हो सकता है, डिमांड बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिफरेंट केस में डिफरेंट वेरिएबल्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो भी हो, अब आप इस यूटिलिटी फंक्शन को देखें यहाँ पर, तो इसमें अगर आप एक्स को मान लें कि एक्स डिपेंड करता है पी एक्स आई पर, यानी कि इसी यूटिलिटी फंक्शन को मैं ऐसे लिखूँ तो ये एक दूसरा यूटिलिटी फंक्शन होगा जिसे हम वी बोलेंगे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। कि ये किस पर डिपेंड करता है, पहले तो आप यहाँ देखिए कि x डिपेंड करता है किस पर, x इज द फंक्शन ऑफ पी वाई, पी एक्स यानी प्राइस ऑफ गुड एक्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसी तरह y डिपेंड करता है किस पर, प्राइस ऑफ गुड वाई और इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो यूटिलिटी है, यानी कि यही यूटिलिटी है, बस इसको यू की जगह पर मैंने वी लिख दिया है। तो ये यूटिलिटी है किस पर डिपेंड करती है, इनडायरेक्टली ये क्योंकि x क्या होगा, पी एक्स आई और इनकम के टर्म में हो जाएगा, यानी कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई और इनकम पर डिपेंड करती है। यानी कि यूटिलिटी डायरेक्टली क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स पर डिपेंड करती है और क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई पर डिपेंड करती है। तो ये इनडायरेक्टली ये डिपेंड करता है प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये एक्स और वाई जो है इस यूटिलिटी फंक्शन में, ये डिपेंड करता है प्राइसेस और इनकम पर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली यूटिलिटी जो है प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई और इनकम पर डिपेंड करती है। तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है पी एक्स, पी वाई और आई का। यानी कि ये जो यूटिलिटी हम निकाल रहे हैं ये क्या है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी है। ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, इन डायरेक्ट यूटिलिटी। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये जनरल आइडिया आपको समझ में आएगा। अब हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई यूटिलिटी फंक्शन इस तरह दिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर
5 एंड y टू द पावर 0.5। तो इसका जो डिमांड फंक्शन है x का और y का वो कैसे निकलेगा? आप जब डिराइव करते हैं दो तरीका मैंने बताया था। एक तो मैंने बताया था कि MRS इज इक्वल टू PX PY, और दूसरा मैंने बताया था लेग्रांजियन मेथड से मैंने बताया था कैसे डिमांड फंक्शन निकालना है। ये पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं, संभवतः लेक्चर 10 में हमने देखा था। तो वहाँ से हमने निकाला था कि यहाँ x इज इक्वल टू, यानी x का की जो डिमांड फंक्शन है वो x इज इक्वल टू क्या निकला था हमारा? ये निकला था I/2px, ठीक। और इसी तरह y बराबर क्या निकला था? y इज इक्वल टू निकला था I/2py। ऐसा ही कुछ हमारा आया था। तो अब हम इसे इस x और y को x के और y के जगह पर रख देंगे तो क्या होगा? तो ये u की जगह पे हम v लिख देंगे और x का जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, यानी x की जगह पर I/2px है और ये x की जगह पे रख दिया और इसका एक्सपोनेंट कितना था x पर? 0.5। उसी तरह y की जगह पर मैंने इसे रख देना है, यानी कि I/2py 0.5, ठीक। तो अब आप इसे देखिए कि आप ऐसे कर सकते हैं कि i और i ये दोनों मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाइड है इसका मतलब इनका जो एक्सपोनेंट है वो एड अप हो जाएगा, यानी कि 0.05 i टू द पावर 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? i टू द पावर 1, यानी कि i सिंपली 1 तो एक्सपोनेंट पे लिखा नहीं जाता है, तो सिंपली ऊपर में क्या हो जाएगा? i हो जाएगा और नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और फिर ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब दोनों पे सिमिलर एक्सपोनेंट है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4px py टू द पावर 0.5। तो जो 4 टू द पावर 0.5 होगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 4 टू द पावर 0.5 होने का मतलब है √4 इज इक्वल टू 2 ही होगा, क्योंकि 0.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2, 2 होगा। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और बाकी बचेगा px पर 0.5 और py पर 0.5 एक्सपोनेंट होगा, यानी यहाँ बचेगा 2px टू द पावर 0.5 एंड py टू द पावर 0.5, या फिर आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि 2 और px py टू द पावर 0.5, या फिर आप इसे रूट में भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.5 का मतलब क्या हुआ? रूट, तो 2 और √px py। अब जिस फॉर्म में आपको लिखना है आप इसे लिख सकते हैं। तो ये जो आपका निकला ये क्या है? ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी है, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या निकला उस फंक्शन से? v इज इक्वल टू I टू √px py। और ये इसी यूटिलिटी का जो ये यूटिलिटी ओरिजिनल यूटिलिटी फंक्शन है x टू द पावर 0.5 और y टू द पावर 0.5, इसी से बना है ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी। यानी कि अगर आप प्राइस इसमें रख दीजिएगा या फिर आप जो क्वांटिटी है रख दीजिएगा तो यूटिलिटी दोनों में सेम ही होगी, ठीक। अब इसे कैसे करें? आप इसे ऐसे मान लीजिए कि पहले आप मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें आप मानिए कि py यानी px इज इक्वल टू 1 रुपये, यानी प्राइस ऑफ गुड x 1 है, प्राइस ऑफ गुड y 8 रुपीज़ है, सॉरी 4 रुपीज़ है, और इनकम जो है कंज्यूमर का वो कितना है? 8 रुपीज़ है। तब पहले हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो इसमें हमने क्या पाया था कि इसमें जो x है x इज इक्वल टू I/2px है, यानी कि ये हो जाएगा 8/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 निकला और फिर यही y इज इक्वल टू क्या निकलेगा? y हमारा था I/2py। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा? इसी तरह ये 8/2 इंटू 4, यानी कि 8/8 1 हो जाएगा ये, यानी कि कंज्यूमर जो है गुड x के 4 यूनिट कंज्यूम करता है और y का 1 यूनिट, यानी कि इसका यूटिलिटी कितना हो जाएगा इस केस में? यहाँ 4 है यहाँ पर
4 टू द पावर 0.5 और फिर 1 टू द पावर 0.5, तो क्या होगा, ये सिमिलरली 4 रूट हो जाएगा, यानी कि 2 यूटिलिटी, कंज्यूमर की यूटिलिटी 2 है, यानी कि इस केस में कंज्यूमर की यूटिलिटी 2 है, डायरेक्ट यूटिलिटी 2 है। ये आपने देख लिया कि डायरेक्ट यूटिलिटी 2 है। ठीक, अब ये कैसे हुआ सॉल्यूशन, आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये है एक्स वाई, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई, क्योंकि 0.5 दोनों पर है, दोनों पे 0.5 होने का मतलब कि ये रूट के अंदर है। ठीक, तो यहाँ ही वहीं 4 हुआ और हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो ये इस तरह सॉल्यूशन हुआ है। तो बहुत लोगों को नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो इतना हो गया। अब आपने निकाला कि u इज इक्वल टू, यानी डायरेक्ट यूटिलिटी कितनी निकली, 2 निकल गई, 2 डायरेक्ट यूटिलिटी है। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी इसी केस में, यानी यही सब अगर नंबर लेंगे तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी भी उतनी ही आनी चाहिए, यानी कि v इज इक्वल टू आई 8 है हमारा, और फिर 2 इंटू पी एक्स कितना है, पी एक्स 1 है, प्राइस ऑफ गुड एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ गुड वाई 4 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8/2 इंटू 2 4, यानी कि यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी भी जो निकली वो 2 निकली। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट यूटिलिटी और इनडायरेक्ट यूटिलिटी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक, तो अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि यहाँ हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि यूटिलिटी डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई पर, और यहाँ हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी में, क्योंकि गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिपेंड करती है उसके प्राइस पर और कंज्यूमर के इनकम पर, इसीलिए, और क्वांटिटी ऑफ गुड वाई भी डिपेंड करती है प्राइस ऑफ गुड वाई और कंज्यूमर की इनकम पर। तो जो इनडायरेक्टली यूटिलिटी को हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई और आई पर डिपेंड करती है। तो ये पूरा जो फॉर्मेशन है वो इनडायरेक्ट यूटिलिटी का है। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट यूटिलिटी हम डिराइव करते हैं। ठीक, एक बार थोड़ा सा प्रोसेस में बता देता हूँ। जैसे पहले आपके लिए डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, उसके बाद आपको एक्स का डिमांड फंक्शन निकालना है। ठीक, एक्स का डिमांड फंक्शन निकालना है जो प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई या इनकम पर डिपेंडेंट हो सकता है। उसी तरह वाई का निकालना है, यानी कि ये भी डिपेंड हो सकता है प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई और आई पर, और हो सकता है ये दोनों ना भी हो, यानी कि कोई एक इसमें ना हो, जैसे कि गुड एक्स में ये वाला ना हो और गुड वाई में ये वाला ना हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन आप ले रहे हैं। ठीक, तो कोई भी केस हो सकता है। और इसको निकालने के बाद जो एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलती है वो हम यूटिलिटी फंक्शन में रख देते हैं, और वहीं जो निकलता है हमारा, यानी कि यहाँ जो यूटिलिटी फंक्शन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स का ये सारा चीज़ ले लेगा, यानी पी एक्स पी वाई और इनकम, और फिर वाई पी एक्स पी वाई इनकम, और इसे ही हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन, या फिर इनडायरेक्ट यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड कंज्यूमर्स इनकम। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस होता है निकालने का। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह पर वैल्यू रख देना है एक्स का डिमांड फंक्शन का, और वाई की जगह पर वाई के डिमांड फंक्शन का, और आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। और ये सब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे कम से कम ये, और ये तो आप कर ही सकते हैं, सिमिलर प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। तो आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद में मैं तो इसे बताऊंगा ही, लेकिन जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की हो पाएगी जो IAS एग्जाम में आंसर लिखने के लिए जरूरी है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे, तो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे खत्म करता हूँ।